अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उसाम दुरानी और आपको प्रोग्राम सियासत में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज के अगर हम दिन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो जो डिस्कस करने के काबिल थी, उसमें पाकिस्तान की जो है वो लोकल सियासत है वो भी है, और उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान का जो खिता, जिस खिते के अंदर पाकिस्तान मौजूद है, वहाँ पे भी जो है वो सियासी तौर पे बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, जिसको हम लोग गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो मुसलसल जो है वो हम अब उनको ज़ेर बहस लेके आ रहे हैं। कल भी हमने जो डिस्कशन की थी उसके अंदर हमने यही चीज़ को देखा था कि ईरान, इज़राइल, अमेरिका के जो मसाइल थे, और ख़ास तौर पे जो एक स्पेसिफिक चंद घंटों की जो एक जंग हुई या बम्बारमेंट हुई है, उसके बाद से जो खित्ते के अंदर अमेरिका की जानब से जो शट अप कॉल दी गई है, वो इसराइल हो या ईरान हो या बाकी जो दूसरे ममालिक हैं जो कि इस जंग से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरह से जो मुतासर हो रहे थे या उसके अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट हो रही थी उसके साथ। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमने दूसरी चीजें भी जो डिस्कस की थी उसके अंदर भी जो पाकिस्तान की जो थी वो सियासी हालत को जो है वो हमने काफी हद तक जो है वो डिस्कस करने की कोशिश की, और खास तौर पे तहरीक इंसाफ की जानब से और अली अमीन गंडापुर साहब की जानब से, केपी के गवर्नमेंट की जानब से जो मुख्तलिफ बयान आ रहे थे और बजट को लेके जो मुख्तलिफ चीज़ों को वो डिस्कस कर रहे थे, और जो बयान दिए जा रहे थे, और स्टेट के ऊपर और खासतौर पर वफाकी हुकूमत के बारे में जिस तरह वो उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही थी, उन चीज़ों पे जो है हमने डिस्कशन करने की कोशिश की, और आज जो है अब हम इन चीज़ों को आगे लेके चलेंगे कि वो बेसिकली चीज़ें क्या थी। और उसके साथ में अगर हम देखते हैं तो आयतुल्लाह खामनाई की जानब से खित्ते की अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने एक अपनी आवाम से जो है उन्होंने एक तकरीर की, या आप ये कह लें कि उन्होंने विनिंग स्पीच की, और जिसमें कि उन्होंने अपनी तमाम तर आवाम को जो है वो मुबारकबाद पेश की अमेरिका और इसराइल के खिलाफ इस जंग में जीतने की खुशी में। और साथ में उन्होंने जो है, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो गुज़िश्ता दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की जानब से जो बयान आया था वो काफ़ी मज़ाक़ खेज़ बयान था, लेकिन उसकी जो है अगर अंडर द लाइन अगर उस बयान को अगर हम देखें तो वो काफ़ी उसकी डेप्थ थी। और वो बयान ये था कि आखिरी 2 दिनों में ईरान ने इज़राइल पे बहुत कड़े वार किए। मतलब ये अगर हम उसको अपनी आम लैंग्वेज में या स्लैंग लैंग्वेज में कहें तो ईरान ने इज़राइल की काफ़ी फेंटी लगाई, और जिसकी वजह से जो था वो उनको फ्रंट के ऊपर आना पड़ा, और उन्होंने जो था एक कलीदी किरदार अदा किया इस जंग को रोकने में। और अगर हम अपने हमसाये भारत की जानब देखते हैं तो भारत को 9 और 10 मई के बाद से जो मुसलसल हजीमत का जो है वो उसको हजीमत उठानी पड़ रही है अपना लोकल अब उनके मुल्क के अंदर भी और उसके अलावा मुल्क से बाहर भी, और इंटरनेशनली तमाम तर जितने भी महाज है वहाँ पे एक वक्त में जैसे कि भारत का तूती बोला करता था, लेकिन अब भारत को वो तमाम तर चीज़ें जो हैं उसकी मंशा के मुताबिक नहीं हो रही है। अगर हम शंघाई कॉन्फ्रेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसके अंदर भी जो है वो भारत को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का जो है वो उसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और जो भी चीज़ें हुई हैं वो हम यकीनी तौर पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन अ, एक जानब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो कौमी असम्बली के अंदर आज खड़े होकर जो तकरीर की, और उसमें कहा कि ईरान और इजराइल के इस मामले के अंदर हम ईरान के साथ बिल्कुल खड़े हैं, और मुसलमान भाई होने की वजह से हम उनको हद तक जो है उनका साथ देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जंग के दिनों में तो ईरान की जो पार्लियामेंट थी वहां तक भी जो तशक्कर पाकिस्तान के जो नारे बुलंद हुए, और उसके अलावा बाकी दूसरे जितने भी महाज थे या प्लेटफॉर्म थे वहां पे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जाता रहा। लेकिन जो भारत के अंदर मौजूद ईरान की जो अम्बेसी है वहां से उनका जो एक सोशल मीडिया अकाउंट है उनका ट्विटर या एक्स अकाउंट जो है वहां से बाकायदा तौर पर जो ट्वीट की गई है भारतीय अवाम के लिए, या उसके अंदर तो अल्फाज कुछ और हैं, और उनमें ना सिर्फ उनकी जय जयकार की गई है, भारत की भी जय जयकार की गई है, और उनके अवाम के बारे में और ख़ासतौर पे भारत के बारे में ये कहा गया कि आपकी बड़ी मेहरबानी, इस इसराइल और ईरान का जो मसाइल थे, लड़ाई जो थी उसमें जितना आप लोगों ने हमारा साथ दिया उसका कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। और हम कोशिश करें, और हम आगे फर्दर ये देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में भारत और ईरान जो है वो बहुत सारे मामला जो हैं वो आपस में एक दूसरे में इकट्ठे बैठ के डील करेंगे। अब आया कि ये चीज़ जो है ये उन्होंने दिली तौर पे कही है या तंज़िया तौर पे बात उन्होंने कही है, इस बात को भी हम चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हमें जो है टेलीफोन लाइन पे जॉइन किया है हैदर हयात खान साहब ने। हैदर हयात खान जो हैं वो एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और उसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर जो है वो बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, और खासतौर पर पाकिस्तान, इंडिया और ईरान जो रिलेशनशिप है इसके ऊपर, और उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान का जो थिंक टैंक है उसके भी मेंबर हैं, और पूरे का पूरा जो है पूरा ग्रुप चलाते हैं, और उनका ग्रुप जो है
वो बहुत सारे पाकिस्तान के जो प्लेटफॉर्म्स हैं और एक अथेंटिकेटेड जो है वो उसको समझा जाता है उस ग्रुप को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हैदर, मैंने इंट्रो में तो बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन अगर हम उनको देखते हैं तो अगर सारी चीजों को अगर इकट्ठा करें तो मेरे ख्याल में सिर्फ हमारे पास 3 पॉइंट ऐसे बनते हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस कर सकेंगे। तो सबसे पहले मेरा मेरा जाती ख्याल यह है कि हम अगर खित्ते की पोजीशन को देख लें, उसके बाद में फिर हम पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो खामनाई साहब की जो तकरीर थी, अगर उससे पहले मैं बात करता हूं तो ट्रंप की जानब से जो बयान दिया गया कि आखिरी 2 दिनों में इसराइल को पे बहुत ज्यादा अटैक हुआ और ईरान ने उसकी अच्छी खासी उसने उसकी पटाई की, और जिसके बाद से जो मुझे कलीदी किरदार अदा करना पड़ा। और आज की अगर मैं बात करता हूं तो वो जो खामनाई साहब की जानब से जो बयान आया या उन्होंने तकरीर की है, तो उसमें भी उन्होंने यही बात की कि जब अमेरिका को इस बात का पता लग गया कि सुहूनियों को अब हम सफा हस्ती से मिटाने लगे हैं, तो उन्होंने इंटरवीन किया। तो आप कैसे देखते हैं इस सारी चीज को? क्या वाकई ही अब ट्रंप जो है वो जानबूझ के इसराइल को मार पड़वा रहा था? देखिए दुरानी साहब, 2-3 चीजें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जिस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी का आगाज हुआ, ईरान के ऊपर इसराइल ने आगाज में जब हमला किया तो बड़ा कैलकुलेटेड हमला था ईरान इसराइल का। और उसके अंदर हमने देखा कि ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप को उन्होंने टारगेट किया। ईरान की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उनके साथ एसोसिएटेड उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स थे उनको भी उन्होंने टारगेट किया, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया। काफी मैसिव नुकसान इसराइल की पहली जो कहने के पहला वार था ईरान पर, उससे ईरान को काफी नुकसान पहुंचा। उसके बाद फौरी तौर पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान 2 से 3 दिन लेगा, क्योंकि इसराइल ने जिस वक्त आगाज किया था हमलों का, तो पहला जो हमला था उस वेव में उन्होंने इसराइल का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क था, मिलिट्री का कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसको उन्होंने उड़ाया। दूसरे वेव में उन्होंने उनका जो कमांड एंड कंट्रोल था उसको उन्होंने उड़ाया। तो एक तरह ईरानी मिलिट्री जो है वो लीडरलेस हो गई थी और वहां पे कम्युनिकेशन का भी फुकदान था। फिर ऐसे बड़ा स्ट्रेटेजिकली इसराइल को जो है वो जवाब देना शुरू किया। इनिशियली तो ये कहा जा रहा था कि कम से कम ईरान को 48 घंटे लगेंगे कि जिसमें वो अपना कमांड एंड कंट्रोल और अपना कम्युनिकेशन का जो बैकअप नेटवर्क है उसको वो एक्टिवेट करे और पूरे तरीके से ऑपरेशनलाइज करे। लेकिन ईरान ने जो इनिशियली ड्रोन्स भेजे, और मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिकली उन्होंने ड्रोन भेज के एक टाइम गेन किया, और उस टाइम के अंदर उन्होंने जो काम 48 घंटों में एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो 5-7 घंटों के अंदर उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद हमने देखा कि रात को बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से इसराइल पर दागे गए। गो के जो पहले ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स के इम्पैक्ट्स थे वो ज्यादा नहीं थे। अगर 100 मिसाइल दागा गया तो 90-95 मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट हो जाते थे, क्योंकि काफी लेयर्स में ईरान को इसराइल के दरमियान में रास्ते में काफी जगह पे इंटरसेप्शन का सामना था। तो जब इनिशियल अटैक्स थे ईरान के, उसमें इसराइली जो एयर डिफेंस सिस्टम था और जो रास्ते में ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा रहा था, उसके बाद ईरान ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा था इसराइल का। अच्छा, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ईरान के जो मिसाइल्स थे उनका इम्पैक्ट इसराइल में हमें ज्यादा देखने को मिला। और आखिरी 2 दिनों की जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बात कर रहे हैं, आखिरी 2 दिनों में ईरान ने खैबर शिकन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, और ये वो हाइपरसोनिक मिसाइल था जिसको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था इसराइल, और उसका जो इम्पैक्ट था उसके बाद काफी डैमेज हो रहा था। आखिरी दिन सिर्फ जो इसराइल को नुकसान हुआ है, चंद जो ईरानियन मिसाइल जिन्होंने हिट किया, गालिबन 40 के करीब जो मिसाइल्स भेजे थे उनमें से 10 ने इम्पैक्ट किया। उन 10 से सिर्फ एक मिसाइल अटैक जो है उसके बारे में मेरे पास इत्तलात है कि 11 करीब इजरायलीज जो है उससे जहन्नुम वासिल हुए और सैकड़ों के करीब जो है वो जख्मी हुए। तो ये बात दुरुस्त है अमेरिकन प्रेसिडेंट की कि आखिरी 2 दिन जो थे उसमें इजराइल को बहुत फैंटील लगाई है ईरान ने। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो ये कि इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो अब उस तरह काम नहीं कर पा रहा था। पहले जो 100 में से 90-95 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा था, अब सिचुएशन ये थी कि जंग के खात्मे से 2 रोज कबल ईरान ने एक मिसाइल भेजा और वो एक मिसाइल को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका। सिंगल मिसाइल था, उसने भी जाकर टारगेट को हिट किया। तो उनकी जो इंटरसेप्शन की जो कैपेसिटी थी वो ग्रेजुअली कम होती जा रही थी और उनको नुकसान ज्यादा हो रहा था। शायद इजराइल ने जंग के आगाज में मिसकैलकुलेट किया था चीजों को। उनको अंदाजा नहीं था कि वो इस तरीके से नुकसान पहुंचा पाएंगे ईरान को। उनको था कि वो नुकसान पहुंचाएंगे और एक बड़ा नेटवर्क, स्पाइस का नेटवर्क जो ईरान के अंदर इजराइल के लिए काम कर रहा था, मुसाद के लिए काम कर रहा था, जिसमें भारत के लोग भी शामिल थे,
वो नेटवर्क भी इनिशियल अटैक्स में इसराइल को कामयाबी दिलवाने के अंदर काफी जो है वो उसने असिस्ट किया इसराइलीज को। लेकिन जैसे जैसे इसराइल ने उस नेटवर्क को एक्सपोज करना शुरू किया, ईरान ने उस नेटवर्क को पकड़ना शुरू किया, अब तक कल तक के मेरे पास जो इत्तला थी तकरीबन 700 के करीब लोगों को ईरान ने अरेस्ट किया जो मोसाद के लिए, इसराइल के लिए ईरान में बैठकर स्पाइंग कर रहे थे। उससे इसराइल की वो जो अटैकिंग कैपेसिटी थी वो भी कम होती जा रही थी। टारगेटेड कार्रवाइयों में वो लोग कहीं ना कहीं इसराइल को असिस्ट कर रहे थे वहां पे। तो मैं समझता हूँ कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया है ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी चीज है कि ईरान ने काफी चोट पहुंचाई है। और ये सिर्फ ईरान के मामले पे नहीं हुआ, भारत के मामले पर भी अमेरिका उस वक्त तक खामोश रहा जिस वक्त तक अमेरिका को ये उम्मीद थी कि भारत पाकिस्तान को जो है वो उसका इलाज कर लेगा। और अमेरिका जो इस खित्ते में भारत की चौधराहट चाहता था वो इसकी सूरत में मुमकिन थी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए और भारत का जो है वो इस खित्ते में बताया जाए कि ये चौधरी है। वो चौधराहट पाकिस्तान ने भी भारत की जो वो निकाल के रखी। और जिस वक्त भारत का के हवाले से अमेरिका को ये अंदाजा हो गया कि भारत किसी तौर भी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, उस वक्त फिर भारत ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने सब जानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये गुज़िश्ता 2 महीने में 2 एपिसोड ऐसे हुए हैं जिसमें अमेरिका ने भी मिसकैलकुलेट किया और अमेरिकी एलाइज इस रीजन में हमारे पास भारत और इजराइल, उन्होंने भी चीजों को मिसकैलकुलेट किया। और जो जवाब आया, जो काउंटर अटैक्स हुए उधर ईरान की तरफ से और इधर पाकिस्तान से भारत की तरफ जो हुए, वो उन लोगों ने उस चीज का बिल्कुल गुमान नहीं था कि इतने भारी अटैक्स होंगे और इतना भारी नुकसान दूसरी साइड को पहुंचेगा। तो ये तो और सेकेंडली जो ईरान की विक्ट्री है, देखिए आज बड़ा सवाल हो रहा है ना कि जीता कौन है इस जंग के अंदर। इसराइल के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, हमें यहां से अंदाजा लगा लेना चाहिए कि क्या इसराइल उन 3 ऑब्जेक्टिव्स में कामयाब हुआ। पहला ऑब्जेक्टिव था कि इसराइल किसी तरीके से ईरान के अंदर जो ईरान की जौहरी तंसीबात हैं उनको टारगेट करे और ईरान को जौहरी प्रोग्राम से दूर करे। हैदर ये इस पे हम डिस्कस बाद में करते हैं, इस पे जो है ना यकीनी तौर पे इस पे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जिस तरह भी आपने बात कही है कि खिते के अंदर 2 चौधरी जो थे, एक हमारे खिते के अंदर जो भारत को वो इस इलाके का चौधरी बनाया या उसके तौर पे पेश किया जा रहा था, और उस इलाके के अंदर मशरिक वस्ता के अंदर जो है वो इसराइल को जो है उस खिते के चौधरी के तौर पे पेश किया जा रहा था। और जिस तरह अभी आपने बात की है कि वो दोनों चीजें जो थी वो अमेरिका की जानब से मिसकैलकुलेट हुई है, भारत की जानब से और इसराइल की जानब से, बिल्कुल ठीक होगा। ये तो फैक्ट्स एंड फिगर है जो कि बिल्कुल सामने जग ज़ाहिर चीज है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी तो उठता है कि अगर कतर के ऊपर, ठीक है मानते हैं कि वो बेस जो थी बिल्कुल खाली थी और वहां पे किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं था कि वहां पे प्रॉब्लम होता, लेकिन उसके बावजूद भी कतर के ऊपर आपने जब हमला किया, ईरान ने जब हमला किया, तो उसके फौरन बाद जो है वो सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। तो अगर हम आम फहम अगर मैं बात करता हूं तो सर तोते की जान जो है वो कतर में थी, ईरान को भी इस बात का पता था, और वो जो वहां पे जो ये अड्डा है वो आज से तो नहीं है, वो तो दहाइयों से वहां मौजूद है। तो ईरान को पहले दिन ही वहां पे अटैक नहीं कर देना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, आम जो मिसाइल है उसको मारने के बजाय जब उसको ये पता है कि स्किड जो है उसका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो किसी तरह भी इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, और गुज़िश्ता 2 दिनों से उसने टका आगे फेंटी लगाई हुई है इसराइल की, तो वो वहां पे 10 मिसाइल या 16 मिसाइल फेंकने के बजाय अगर सिर्फ 2 मिसाइल अगर हाइपरसोनिक फेंक देता तो वो रिजल्ट इंटायरली डिफरेंट नहीं होता। देखिए इसमें 2-3 चीजें, आप जिस वक्त जंग का आगाज करते हैं, अब इसराइल ने अक्टूबर 2023 से ऑनवर्ड अभी तक जो कुछ गजा में किया है या उसके बाद जो यमन में जो कुछ किया है, जी शायद कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये जंग भी लंबी हो सकती है। तो ईरान ने जो जवाब दिए हैं, आप उसमें ये नहीं कह सकते कि ईरान को पहले दिन ही ये कर देना चाहिए था या ईरान यही मिसाइल मार देता दूसरे ना मारता। जंग स्ट्रेटेजी के साथ लड़ी जाती है और उसमें स्टेप बाय स्टेप चीजों को जो है वो एक्सपोज किया जाता है, अपनी ताकत को भी स्टेप बाय स्टेप एक्सपोज किया जाता है। अगर इसराइल के खिलाफ पहले दिन ही ईरान इन हमलों का आगाज कर देता तो शायद इसराइल काउंटर के अंदर जो कुछ करता है उस पर ईरान के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। तो स्ट्रेटेजी होती है, मेरे ख्याल है कि ईरानियन स्ट्रेटेजी ठीक थी। पहले बैलिस्टिक से उन्होंने आगाज किया, वहां पे नुकसान पहुंचाया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों ने क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल की निस्बतन सस्ता मिसाइल है, उसने ईरानियन आयरन डोम को और दीगर जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज किया और उनको जो है उनकी कैपेबिलिटी को कम किया, जिसके बाद हाइपरसोनिक्स के लिए ज्यादा आसान था कि वो ईरान में इजराइल के अंदर टारगेट्स को हिट करते। दूसरी चीज जो आपने कतर की बात की, देखें ईरान अगर पहले दिन जवाब में इजरायली हमले के जवाब में कतर पे अमेरिकी एयरबेस पे अटैक करता तो ईरान दावत देता अमेरिका को कि वो इस जंग में शामिल हो
अमेरिका तो बुनियादी तौर पर उस दिन जंग में शामिल हुआ जिस दिन अमेरिका ने अपने बंकर बस्टर बॉम्बर जो है, जी, B2 बॉम्बर जो है, B2 उससे ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया, फर्दो में, नतंज में और इस्फहान में। सही। तो उससे पहले तक अमेरिका बुनियादी तौर पे डायरेक्टली इस जंग में शामिल नहीं था। सही। जिस वक्त अमेरिका डायरेक्टली इस जंग में शामिल हुआ, ईरान ने उसके बाद कतर में जो है वो अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया। जी, तो जी। अगर ईरान पहले ही अमेरिकी अड्डे पे निशाना बना देता कतर में जो मौजूद है, तो फिर उसमें ये होना था कि ईरान की तरफ से इनिशिएट हो जाती थी चीज और फिर ईरान के ऊपर सारा मलबा गिरना था। सही। सेकंड, मैं ये समझता हूँ कि ये सारा एपिसोड था जिसमें जंगबंदी हुई है, ये संभव एक स्क्रिप्टेड एपिसोड था मेरे नजदीक। उसकी वजह यह है कि ईरान ने भी पहले इतला कर दी थी, कतर को भी बता दिया था कि हम लोग जो अमेरिकी बेस है अल उदैद में, इसको हम निशाना बनाएंगे। उसके बाद देखिए ईरान के ऊपर जिस वक्त अटैक हुआ है, जो B2 बॉम्बर्स ने अटैक किया है, ईरान का क्लेम ये है कि ईरान ने तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज को पहले खाली कर दिया था। और फर्दो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसपे 13,000 किलो का जो बस्टर बॉम्ब जो है वो गिराया गया है, उसके बारे में तो इत्तलात है कि वहां पे 2 दिन से बड़ी हैवी मूवमेंट थी ट्रक्स की, जिसमें उन्होंने ईरान ने अपना सारा जो वहां पर इक्विपमेंट था और जितनी भी जौहरी उनकी तनसीबात थी या जौहरी उनके जो वहां पे जो यूरेनियम की आसूदगी के हवाले से जो चीजें पड़ी हुई थी, उनका वो 2 दिन पहले से ही वहां से शिफ्ट कर चुका था। इनफैक्ट उसका जो दाखिली और खारजी रास्ता था उसके ऊपर भी उन्होंने रेत लगा के उसको बंद कर दिया था ताकि जो बस्टर बॉम्ब गिरे उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। यानी ईरान एक्सपेक्ट कर रहा था ठीक हो गया वो अटैक करेगा। हाँ, ठीक। तो अच्छा हैदर, ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी जी, जी, थी ईरान की। ठीक हो गया। पहले अमेरिका का इंतजार किया और उसके बाद एक आखिरी चीज जी, देखें, जी। अभी ये बात कोई छोटी बात नहीं है कि ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को अटैक किया। जिस वक्त किसी मुल्क के अंदर किसी दूसरे मुल्क को बेस दी जाती है तो वो मखसूस इलाका उसी मुल्क का तस्वर किया जाता है, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसके कब्जे में वो बेस होती है। तो बिल्कुल। कतर में मौजूद उस अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाने का मतलब है कि ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया है। जी, बिल्कुल अब वो डायरेक्ट। स्ट्रेटेजिकली जो है वो स्क्रिप्टेड था या क्या था, ये सेकेंडरी चीज है, जो कि मैं समझता हूं कि स्क्रिप्टेड था, लेकिन ये एक बड़ी जरूरत का काम था कि अमेरिका को उस खित्ते के अंदर ईरान ने निशाना बनाया। ठीक हो, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब हम आते हैं जो बेसिकली आपका जो पॉइंट था जिसके ऊपर जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे और अभी जो सेकंड क्वेश्चन था इसके अंदर भी उसका जो है वो तस्करा हुआ है। जो ईरान की एटॉमिक जो फैसिलिटीज थी जिनके ऊपर बाकायदा तौर पे जो था वो दुनिया के सबसे मजबूत तरीन जहाज जो वो आए और डायरेक्टली 37 घंटे मुसलसल जिन्होंने प्रवास की है और रीफ्यूलिंग जो थी उनकी हवा में होती रही है और उसके बाद उन्होंने जो सबसे वजनी बम जो क्लस्टर बम कह लें या ऐसा बम जो कि जेर जमीन जाके भी कई कई मीटर नीचे जाने के बाद फटता है। और बात ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है हैदर कि नो डाउट वो 2 दिन पहले चलें, इसके ऊपर भी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे र्यूमर्स हैं। कहा जाता है कि ये कोई हमसाया इस्लामी मुल्क था या हमसाया मुल्क था जिसने इंफॉर्मेशन पहले शेयर कर दी थी, जिसको सामने देखते हुए जो था ये तमाम के तमाम जो एटॉमिक फैसिलिटीज जितनी भी थी या फैक्ट्रीज कह लें आप, उनको जो था क्लियर कर दिया गया था या किया जा रहा था। तो क्या उसके बावजूद भी जो फैक्ट्री है या प्लांट है अगर उस पर अटैक होता है तो वहां पे थोड़ी बहुत ताबखारी का अंदेशा तो यकीनी तौर पे रहता है, चाहे वो जो है जो यूरेनियम है वो 100% एनरिच हो चुकी हो या नहीं भी हो चुकी हो, लेकिन जब वो प्लांट के अंदर मौजूद होती है तो यकीनी तौर पे उसमें ताबकारी के असरात फैलने के अंदेशे बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि 3 उनके जो प्लांट्स थे वो बकौल अमेरिका के और इसराइल के 110% जो है वो डैमेज हो चुके हैं, लेकिन उस पूरे खित्ते के अंदर जो है वो ताबकारी का एक जरा भी नहीं मिला। देखिए यही तो इस चीज का जवाब है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जो इदारा है जिसमें एक बड़ी आप कह लें कि वहां पे लॉबी मजबूत है अमेरिका और इसराइल की, जी, जी। उसने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि तीनों जो फैसिलिटीज है वहां पे रेडिएशंस की यानी ताबकारी के किसी तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले जो कहा जा सके कि यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद था। अच्छा, आप इसमें ये बहस हो सकती है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो कई मीटर जो है वो सैकड़ों मीटर अंडरग्राउंड, लेकिन बावजूद इसके अगर इतनी बड़ी मिकदार में वहां पर यूरेनियम मौजूद था तो थोड़ी सी रेडिएशन जो है वो यकीनी तौर पर बाहर आनी चाहिए। जी बिल्कुल। अगर वो नहीं है तो ये इसी बात का सबूत है कि ईरान जो क्लेम कर रहा है कि उसने अपना जो न्यूक्लियर
का जितना भी प्रोग्राम है उसको महफूज तरीके से वहां से शिफ्ट कर दिया था, तो वो ईरान ठीक कह रहा है। और सेकेंडली देखें, अब ये जो अमेरिका से बार बार बातें हो रही है कि ईरान अब अपना जौहरी प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं करेगा, ईरान के अंदर ये 3 फैसिलिटीज नहीं थी, मैं चौथी फैसिलिटी का नाम भूल रहा हूँ, वहां पर रशियंस मौजूद है, जिसको ईरान के अंदर अमेरिका ने इस वजह से उसके ऊपर हमला नहीं किया कि रूस क्लियरली अनाउंस कर चुका था कि रशियन साइंटिस्ट उस ईरानियन फैसिलिटी के अंदर मौजूद हैं। जी तो बिल्कुल। अगर ये तीनों मुकम्मल तौर पर तबाह भी हो गई हैं, तो ईरान के पास एक चौथी फैसिलिटी ऑलरेडी मौजूद है। और बल्कि लेकिन ईरान उन्होंने का ये क्लेम है कि हमारी तीनों फैसिलिटीज के अंदर जो मवाद मौजूद था वो हमारे पास है। आप ये कह सकते हैं कि ईरान थोड़ा सा अब इसमें उस प्रोग्राम के अंदर थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है। या जो भी वो अचीव करना चाह रहे हैं उस हम्म। गोल से वो थोड़ा लेट उसको अचीव करेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि वो उसको अचीव नहीं कर सकते। तो बस ये एक चीज है जो उन्होंने अचीव किया कि उस प्रोग्राम को थोड़ा सा डिले कर दिया। ठीक है, वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, दूसरी जानब अगर हम ये देखते हैं तो जो रूस है उसका जो रवैया है वो भी तो बड़ा अजीब सा था। उसने तो एक जानब इनकार भी कर रहा है, लेकिन दूसरी जानब जो है उसने तो बबांग दोहल इकरार भी किया कि अगर ईरान हमसे सहूलतकारी मांगता है तो यकीनी तौर पे हम ईरान की हर मुमकिन जो है वो उसको सहूलत मुहैया करेंगे। तो क्या ये भी वजह है कि इसराइल को शटअप कॉल देने के लिए अमेरिका को जो है वो फ्रंट के ऊपर आना पड़ा? देखिए, जिस वक्त अमेरिका ने B2 बॉम्बर से स्ट्राइक किया उस वक्त ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इस्तांबुल में मौजूद थे। उसके बाद वो इस्तांबुल से सीधे मॉस्को गए जहां पे उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की है। जी। जिस स्टेटमेंट का आप हवाला दे रहे हैं ये ऑफिशियली किसी मतलब रशिया की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से असिस्ट करेंगे या उसमें मदद देंगे या न्यूक्लियर वेपन प्रोवाइड करेंगे। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। चूंकि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक बात है कि रशिया की इस जंग में इन्वॉल्वमेंट की, अगर अमेरिका बाकायदा तौर पर एक बड़ी स्ट्राइक ईरान के ऊपर करता और जिस तरह ईरान ने काउंटर में कतर के ऊपर जो स्ट्राइक की, कतर में अमेरिकी अड्डे को स्ट्राइक किया, उससे पूरे मशरिक वस्ता में सूरत हाल तब्दील होती, तो मैं समझता हूँ कि रशिया समहाउ इस जंग में आता। वो डिप्लोमेटिकली चीजों को ठीक करने की कोशिश करता या मिलिटरीली करता, ये अगली बहस है, वो शायद उसके बाद करते। लेकिन जब तक अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा था तब तक शायद रशिया के लिए भी इसमें कोई बड़ा थ्रेट नहीं था। सही। जिस वजह से रशिया सिर्फ ईरान के साथ जरूर खड़ा था, उनको मॉरल सपोर्ट दे रहा था, उनको डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट थी वो दे रहा था, लेकिन बाकायदा तौर पर अपनी ट्रूप्स के साथ, अपने जो है वो मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ वो वहां पर नहीं मौजूद है। ठीक और मेरा ख्याल है कि कोई भी दूसरा मुल्क यही कर सकता है। अगर पाकिस्तान के हवाले से भी जो बड़ी बातें हो रही हैं जी, पाकिस्तान अपने फौजी लेके ईरान में नहीं जा सकता था। ईरान को पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली सपोर्ट कर सकता था, पाकिस्तान ने हर जगह किया। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किया, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में किया, पाकिस्तान ने सेनेट में अपने मुल्क के अंदर ईरान के हक में रेजोल्यूशंस पास की। जहां पे भी पाकिस्तान ईरान का मुकदमा लड़ सकता था पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से लड़ा। तो पाकिस्तान एक बरादर इस्लामी मुल्क और एक हमसाये के नाते यही कर सकता था जो पाकिस्तान ने किया, और बेहतरीन अंदाज में किया है। और मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 2, 2.5, 3 माह जो है वो हर एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद थे, बहुत बेहतरीन रहे हैं। आज देखें ना, SCO समिट के दौरान भारत जो चाहता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एलामिया है SCO का, उसमें पहलगाम का इंसिडेंट, उसका जिक्र हो, बिल्कुल ठीक है। हैदर इस पे हम आते हैं, इस पे भी हम आते हैं यकीनी तौर पे ये चीजें, क्योंकि मैं पहले ही आपसे मैं बात कर चुका हूं, क्योंकि हमने पूरे खिते के ऊपर डिस्कस करा है, तो यकीनी तौर पे हम ये भी चीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं आगे लेके चलता हूँ, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो हर फोरम के ऊपर जो है वो ईरान का मुकदमा जो है वो अपने तई जहां जहां वो कर सकता था, और भरपूर तरीके से, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान ने जो है वो बिल्कुल अपना सीना तान के और ये बात कही। और इससे पहले जो था पाकिस्तान की आवाज जो थी वो इतनी मौसर कभी भी नहीं रही। लेकिन भारत का जो हमारा मामला हुआ भारत और पाकिस्तान का, उसमें 9 और 10 मई के बाद जो पाकिस्तान ने अपने मसल्स शो किए हैं, और जीते हुए बंदे की तो यकीनी तौर पे बात जो है वो मानी भी जाती है। जैसे अभी आप भी जो चीज को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको अगर हम देखते तो ये भारत को वैसे आपस की बात है हैदर, हमें मुबारकबाद देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए कि उसके जो 2 इंतहाई करीबी दोस्त ममालिक हैं, इजराइल और ईरान, उनकी आपस में सुलह हो रही है लड़ाई के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं कि उनको मुबारकबाद हमें भेजनी चाहिए ऑफिशियली कि नहीं भेजनी चाहिए? लेकिन भारत जो है ना वो इस वक्त इस खत्ते में मजाक बन गया है।
आप इस ईरान और इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अगर देखें तो जिस वक्त ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला किया, हाँ उसके फौरी बाद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने जिन चंद लोगों से रब्ता किया उसमें मोदी भी शामिल था, जिसको उन्होंने बिल्कुल। ब्रीफ किया कि मैंने किस तरीके से अटैक किया। हाँ अच्छा, फिर इस 12 रोजा जंग के अंदर हमने कोई एक साइड लेते भारत को नहीं देखा कि भारत ने कंडेम किया, वो कंडेम की हद तक, लेकिन उसने अपने स्टांस में ये नहीं शो करवाया कि इसराइल अग्रेसर है, हाँ इसराइल ने गलत किया है। अच्छा, फलस्तीन के हवाले से भी भारत की पॉलिसी टू स्टेट सॉल्यूशन की है। हाँ जी। भारत की पॉलिसी ये है कि इसराइल और फलस्तीन का जो मामला है ये टू स्टेट सॉल्यूशन है, लेकिन उसके ऊपर भी जब से ये मोदी हुकूमत आई है उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है। वजह यह है कि जो माइंडसेट, जो अप्रोच मुसलमानों के खिलाफ इसराइल में है नेतन्याहू की, वही अप्रोच भारत के अंदर इस वक्त सर इक़्तिदार है। वो तो बिलावल ने तभी भारतीय हैं, जो सेम वॉइसेस हैं, जो अक्लमंद हैं, जो समझते हैं मसाइल को, इश्यूज को, जो मोदी की तरह सिर्फ हिंदुत्व का प्रचार नहीं करते, वो ये समझते हैं कि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत बड़ा फेलियर है कि हम लोग, ठीक है भारत के ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, भारत के इसराइल के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन भारत की माजी में जो पॉलिसीज रही हैं वो ये थी कि जो भी मुल्क ठीक है उसकी साइड लेनी है या उसके हाथ में उसके साथ खड़े होना है। आज भारत की फॉरेन पॉलिसी में वो चीज दिखाई नहीं दे रही। आज भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्लियरली ये नजर आ रहा है कि वो एक एंटी इस्लामिक उनकी पॉलिसी है, और ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद भारत जो है उसने इसराइल को अग्रेसर नहीं कहा, उसने इजरायली हमलों को कंडेम नहीं किया, उसने ये नहीं कहा कि इसराइल ने ज्यादती किया ईरान के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की भी ख्वाहिश यही है कि मुसलमानों को किसी तरीके से आपस में लड़वाया जाए। हाँ बिल्कुल सही है। भारत को उसपे बड़ा सूट करता है कि अगर इसराइल के ईरान में कार्रवाई करता है, हाँ इसराइल पे टेंशन होती है। जो मैं पहले बात कर रहा था, आपने तब सवाल किया कि इसराइल के 3 मकासद थे। एक ये कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको एलिमिनेट करे, दूसरा ईरान में regime change करे, और तीसरा नेतन्याहू अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहता था। अभी तीनों मकासद में नेतन्याहू नाकाम है। समहाउ आप कह सकते हैं कि जंग की वजह से शायद उसको पॉलिटिकली वहां पे थोड़ा सा फायदा हो जाए, लेकिन हम जो इसराइल में लोगों की पल्स देख रहे हैं उससे नहीं लग रहा है, उससे लग रहा है कि मजीद नुकसान पहुंचा इसराइल की पॉलिटिकल जो सपोर्ट थी उसको। बिल्कुल ठीक है। दूसरे जो 2 मकासद थे न्यूक्लियर के हवाले से, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ईरान कहता है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंटैक्ट है, हम लेट हो सकते हैं, हम दोबारा इसके ऊपर काम करेंगे। तीसरी चीज थी ईरान में रिजीम चेंज। ये ख्वाहिश कहीं ना कहीं शायद भारत की भी थी कि ईरान में रिजीम चेंज हो, अनरेस्ट हो, और उसका इंपैक्ट, क्योंकि बड़ा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, बिल्कुल बिल्कुल। तो भारत भी, मैं समझता हूँ कि इस ईरान इसराइल जंग में सिर्फ शिकस्त इसराइल की नहीं हुई, इसके अंदर भारत की भी शिकस्त हुई है। जो भारतीय वहां पे एलिमेंट्स जो स्पाइस सपोर्ट कर रहे थे इसराइल को, उनकी भी शिकस्त हुई है, भारत की भी शिकस्त हुई है। ठीक हो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये मुबारकबाद ना दें, आप उनके साथ अफसोस करें। नहीं मेरा ख्याल, हाँ चलें, अब चलें देखें, आपका भी भारत की जो मीडिया है, आपका भी वहां पे इंटरेक्शन रहता है, मेरा भी इंटरेक्शन रहता है, तो डेफिनेटली जब भी हमें मौका मिलेगा हम तो उनको तो अफसोस ही करना है, अफसोस ही करेंगे उनके साथ। अच्छा, लेकिन दूसरी बात अगर मैं देखता हूं तो अगर जिसी तरह ये जो अभी आपने बात की है, देखिए एक जानब तो भारत का और ईरान के तो बड़े अच्छे जो है वो फौजी मुआहदे हैं, और बल्कि किसी भी किस्म की एटॉमिक फैसिलिटी या कोई भी अगर खुदा ना खास्ता कोई जंग होती है तो ये तो सर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है भारत का और ईरान का, कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सरजमीन जो होगी ईरान की वो भारत इस्तेमाल करेगा, और जो उनकी बहरी मशकें, जंगी मशकें जो हुई हैं उसके अंदर बाकायदा तौर पर दोनों ममालिक ने जो था वो इस बात का भी यादा किया था और दोहराया था, इस हज़म को दोहराया था कि अगर इस खित्ते के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये जो ईरानी और भारतीय जो बहरिया है वो पाकिस्तान के ऊपर यहाँ से अटैक करेंगे कराची की तरफ से। तो इस हवाले से आपसे मैंने बात की थी, आपसे मैंने क्वेश्चन किया था कि मेरा ख्याल है कि भारत को हमें मुबारकबाद देनी चाहिए, लेकिन ठीक है, खैर है वो, अब आपने जो बात की है ठीक है। अभी इसी पे हम आगे लेके चलते हैं। तो पहलगाम वाकये पे अगर हम आते हैं, और अभी जो इससे पहले अभी आपने भी बात की है कि भारत की जो है वो पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जग हसाई हो रही है, इवन अपने मुल्क के अंदर भी चीजें हो रही हैं, सारा कोई मसाइल हो रहे हैं उनके, लेकिन ये जो राजनाथ सिंह है, इन्होंने सर एलानिये पे दस्तखत करने से जो है वो इनकार क्यों कर दिया? जो दफाई भारत के वजीर दिफा जो है, शंघाई ताउन तंजीम का जो मुश्तरका एलामिया हुआ था, तो क्या हो गया सर? अगर उनकी कोई चीज पूरी नहीं हो रही तो वो क्या कहते हैं, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, तो क्या अब हम इनको हमेशा पूरी दुनिया चांद ही देती रहेगी तब ये सही रहेंगे?
बस ये जो अनोखा लाडला था ना, जो पहले खिलल को चांद मांगता था, अब इसको सिर्फ छितर पड़ रहे हैं हर हर जगह से। हम्म। वो लाड का वक्त जो है वो गुजर गया है। तो भारत जो है वो इस एलामिया के ऊपर, राजनाथ सिंह ने जिस वक्त एलामिया देखा, वो वीडियो सामने एक, उसने सर पकड़ लिया अपना, हम्म। क्योंकि वो बार बार, मतलब लिटरली, जो इंडियन डेलीगेशन था उन्होंने रिक्वेस्ट की बार बार कि आप इसके अंदर पहलगाम वाकये को शामिल करें, हम्म। और पाकिस्तान के साथ उसको रिलेट करने की कोशिश की। मैं सुबह से देख रहा था हम्म। जिस तरीके से भारतीय मीडिया लगा हुआ था जी कि राजनाथ सिंह ने पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या कर दिया, उसने एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान को, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब कर दिया, पाकिस्तान को जो है वो दुनिया के सामने पाकिस्तान का असल चेहरा लाके रख दिया, और उसने स्लैम किया पाकिस्तान को। ये बुनियादी तौर पर एससीओ ने स्लैम किया है जी जी। राजनाथ सिंह को, ये एससीओ ने स्लैम किया भारत को, ये भारत के मुंह पर चपेड़ मारी है इन्होंने। हम्म। ना सिर्फ स्लैम किया इनको, इनको स्लैप भी किया इन्होंने। और देखें, उस जो एससीओ समिट था, इसमें सिर्फ पाकिस्तान और चीन नहीं था, उसमें रूस भी था जिसने भारतीय बयानिए को सेकंड नहीं किया। बिल्कुल। तो ये डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़ा फेलियर है। और अच्छा, अदरवाइज देखें कि बलूचिस्तान के हवाले से उस जी एलान के बिल्कुल अंदर जिक्र मौजूद था बिल्कुल कि बिल्कुल था। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो जो भारत भारत फैला रहा है, भारत और फैला रहा है। तीसरा, राजनाथ सिंह की तकरीर में अगर आप देखें, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात कर रहे हैं, वो टेरर फंडिंग की बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो ये पहलगाम वाकये की, मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि पहलगाम वाकये का जिक्र होना चाहिए था इस एलामिया के अंदर। मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, क्यों समझता हूँ। देखिए, पहली बात है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इस खित्ते में अगर कोई मुल्क करवा रहा है जिसको दुनिया देख चुकी है, वो भारत है। बिल्कुल जिसने ऐसे। अमेरिका में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की, जिसने कनाडा में किया, बर्तानिया में किया, जो पाकिस्तान के अंदर क्रॉस बॉर्डर पाकिस्तान, इवन टेररिज्म कर इवन रहा है, इवन अभी जो ये जंग हुई है इसराइल और इसकी जो है अपना ईरान की जो जंग है, ईरान के उसमें दरमियान, देखें ठीक है। अगर आपके 200 के करीब अगर आपके स्पाइस पकड़े जाते हैं, या अगर आप वहां पे BYC और BLA के जो मेंबर्स हैं, जो कि पाकिस्तान की जो सेपरेटिस्ट जो दो जमातें हैं, बलूचिस्तान को या ग्रेटर जो बलूचिस्तान, इसका मतलब है ना कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर भारत को दाता था। जी जी, तो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को उन्होंने जिक्र किया, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था और फिर शीशे के सामने खड़े होते, और राजनाथ सिंह को चाहिए था कि वो अपने मुंह पर खुद चपेड़ मारता। दूसरी बात की टेरर फंडिंग की, देखिए पाकिस्तान माजी में ये चीज दुरुस्त है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना मुकदमा सही तरीके से नहीं लेकर चला। मुझे अच्छी तरह याद है 2021 की बात है, भारत के 22 बैंक्स के हवाले से रिपोर्ट आई थी, एक आलमी जरीदे में रिपोर्ट आई थी कि भारत के 22 बैंक्स टेरर फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। लेकिन पाकिस्तान उस तरीके से उस केस को प्लीड नहीं कर सका। तो ये टेरर फंडिंग हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, ये भारत खुद करता है। और तीसरी चीज जो मैंने आपको आगाज में कहा कि पहलगाम के वाकये का जिक्र होना चाहिए था सलामी के अंदर, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेरर फंडिंग के बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के बारे में बात होनी चाहिए थी। बिल्कुल। ये रोज तमाशा बना लेते हैं, कभी पुलवामा में अपने लोगों को मरवा के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया, कभी पहलगाम में अपने लोगों को मरवा के इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया। तो ये तमाशा रुकना चाहिए, ये भारतीय नैरेटिव नहीं, लेकिन इस नैरेटिव के साथ इस वाकये का जिक्र होना चाहिए था कि पहलगाम के अंदर जो भारत ने, मोदी ने, भारत की आर्म फोर्सेस ने, अजित डोवाल ने, राजनाथ सिंह ने, अमित शाह ने जो भारत के लोगों का कत्लेआम किया है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, इसके ऊपर भी एलामिया के अंदर बात होनी चाहिए थी। सही। और इस एलामिया के अंदर पहलगाम वाकये की बात ना होना इस अंदाज में कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये भारतीयों की हार है। और जो भारत, जो मोदी चाहता था, जो राजनाथ सिंह चाहता था, वो तो उसमें कामयाब नहीं हुए ना। दुनिया अब उनका मंजर नहीं खरीद ली, दुनिया ने देख ली है इनके मकरू और भयानक चेहरे जो है, मोदी का, ये राजनाथ सिंह का, अमित शाह के, इनके मकरू और भयानक चेहरे देख लिए दुनिया ने। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि इनका मंजर मजीद दिखेगा। इस वक्त वो शदीद टेंशन में, जो चपेड़े इनको पाकिस्तान ने लगाई हैं, जो इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान ने इनको दी है, उसके बाद इस वक्त ये इस खित्ते में उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। और मैं आज आपको ये बात बता रहा हूं दुरानी साहब कि इस वक्त भारत जिस तरह अग्रेसिवली मिलिट्री इक्विपमेंट बाय कर रहा है, डील्स कर रहा है, उनकी कोशिश होगी, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हमारे कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर, यानी आज जून 2025 से जून 2026 के अंदर अंदर जो है वो पाकिस्तान के साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा। मेरा अपना अंदाजा ये है कि वो 2025 के अंदर ही, अगले 6 माह के अंदर भारत एक और, हाँ, वो दिसंबर में वो शरारत बिल्कुल और मैं इसमें भारतीयों को भी बता दूं, पाकिस्तान ने जो अभी जवाब दिया था ना भारत को, ये हमारी कैपेबिलिटी का 20% था। 80% सरप्राइज एलिमेंट्स अभी हमारे पास मौजूद। बिल्कुल सही। इसमें भारत ने आपकी शरारत की तो हम अगले जो सरप्राइज देंगे उनको, अगली जो चपेड़े मारेंगे, वो ऐसे होंगे कि इनके जबड़े तक तोड़ के रख देंगे। ठीक है। अच्छा, अभी इस पे आते हैं तो देखें, अभी कुछ चीजें तो ऐसी हैं ना हैदर, जिसको के विन विन सिचुएशंस के ऊपर लोग चल रहे हैं। बहुत सारे ममालिक जो है वो अपने आप को बादशाह समझ रहे हैं, बहुत सारे ममालिक जो है वो बादशाह गर समझ रहे हैं।
लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमने भी इसराइल और ईरान की जो लड़ाई थी उसमें अपना पूरा हिस्सा लिया। वो बल्कि मैंने आज जो था वो मैंने लिखा भी था कि भाईजान कचीचियां वट वट के साढ़े दंद घिस गए, लेकिन सस्ता तेल खरीदने की इजाजत जी चाइना ਨੂੰ ਮਿਲ गई ईरान तो असूली तौर पे तो वो पाकिस्तान और ईरान की जो गैस पाइपलाइन सिस्टम था वो ईरान ने तो अपने तौर पे मुकम्मल कर लिया, लेकिन हमें इजाजत ही नहीं मिली अमेरिका की जानब से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें थी। तो आप इस बयान को, ट्रंप के इस बयान को कैसे देखते हैं कि भाई इस बयान पे मैं सिर्फ मुख्तसर सा कमेंट इतना करूंगा कि आप इंतजार करें, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी। अच्छा, यानी कि आप हैदर भाई आप भी जो है ना, मैं इतना कह रहा हूँ आपको आने वाले वक्त में अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी भी, और भी बात करते हैं ना। अच्छा, कोई और चलें कोई और बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बात कर लेते हैं सर। आपको भी वक्त कम है, आखिर में उसको थोड़ा सा डिस्कस कर। हाँ वही ना, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे आते हैं। अच्छा हैदर, जो सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू हमारा चल रहा है, कहा यह जा रहा है कि अगर अली अमीन गंडापुर मॉल है, हमने कल भी इस पर डिस्कस किया, हमने सारी चीजों को देखा, हमने बात की इसके ऊपर, लेकिन हमारा जो मुतफका मेरे जो पैनलिस्ट थे उनका सबका मुतफका बयान ये था कि अली अमीन जो है वो मॉल नहीं है। अली अमीन गंडापुर जो है अपने तई पूरी कोशिश कर रहा है कि वो पैटर्न इन चीफ जो है उनके बयानिए को एक साइड पे लेके चले, लेकिन साथ के साथ वो अंडर द टेबल जो है अपनी पॉलिटिक्स को भी लेके चल रहा है और अपनी कंपनी को या लोगों को बचा भी रहा है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो पैटर्न चीफ के जो घर वाले हैं वो तो कुछ और बयान दे रहे हैं, और पार्टी जो है वो ऑलरेडी जो है वो दो धड़ों में तकसीम होती हमें नजर आ रही है। और आज जो है वो हाई कोर्ट के बाहर भी जो था बाकायदा तौर पे आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, वो जुनैद अकबर साहब को किस तरह उनके लत्ते लिए गए और अली अमीन गंडापुर साहब से भी कितने सख्त सवाल किए गए। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक बात है अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से वफादारी, मैं नहीं समझता कि वो इमरान खान को लेकर गद्दार हो सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें भी कोई शक नहीं कि अपनी सियासत को लेकर अली अमीन गंडापुर सब कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जिनकी शायद इमरान खान उनसे तवक्को नहीं करता होगा। और तीसरी बुनियादी चीज देखें, इमरान खान या तहरीक इंसाफ के मामला उस दिन बेहतर होंगे जिस दिन ये थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर इंस्टीट्यूशंस को लेकर डेवलप करेंगे। इमरान खान की फैमिली जिस वक्त उनसे मुलाकात करके बाहर आती है या उनसे मुलाकात करने जाती है, उस वक्त जो गुफ्तगू बिलखसूस अलीमा खान साहिबा करती हैं वो गुफ्तगू मजीद चीजों को खराब करती है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो धड़े बन रहे हैं वो धड़े सिर्फ इस वजह से नहीं बन रहे कि वहां पे पार्टी के अंदर इक्तदार की जंग है, पार्टी के अंदर जो है वो लोग जो है वो पोजीशंस जो है वो लेने के हवाले से लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और जंग है पार्टी के अंदर, वो है बयानिए को सॉफ्ट करने की जंग या अग्रेसिव बयानिए की जंग। ठीक है, बिल्कुल। एक तरफ वो लोग हैं जो इस वक्त मुल्क के बाहर मोस्टली बैठे हुए हैं और वो वहां पर बैठ के, मैं कल इमरान इस्माइल साहब से बात कर रहा था, वो भी यही बात कर रहे थे कि ये जो लोग बिलखसूस बाहर बैठे हुए हैं ये इमरान खान का नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट को गाली निकालते हैं। बिल्कुल सही। और इनका दाल दलिया चल रहा है कि गालियां बिल्कुल आपकी बात उसका नुकसान इमरान खान को बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आज मेरी भी जो है ना वो अपना फरदौस शमीम नकवी साहब से जो है दोपहर में मेरी उनसे टेलीफोन पे बात हो रही थी, सेम बात जो थी उन्होंने भी यही बात कही है जो इमरान इस्माइल साहब की बात आप कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा इनको। अल्टीमेटली अगर ये चीजों को सॉफ्ट नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान के अंदर इनके लिए पॉलिटिक्स करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है, इस वक्त जो मामला पाकिस्तान के चल रहे हैं उसमें इस बयानिए के साथ इनके लिए मैं समझता हूँ कि चीजें काफी मुश्किल होंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान इस वक्त मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर, कोई शक नहीं है कि इमरान खान की भरपूर सपोर्ट है पब्लिक के अंदर, लेकिन उधर भी मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक सेंटिमेंट भी संभव शायद ये है कि चीजें अब सॉफ्ट होनी चाहिए। लोग थक रहे हैं, सही, लोग चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो, और सिर्फ लोग नहीं थक रहे, इनके पार्लियामेंटेरियंस भी थक चुके हैं कि रोज एहतजाज, रोज निकलो और लोगों को लेकर जाओ और इस तरह के मामला तो जो नहीं करते। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर ये भी कल्चर है ना कि गाली कल्चर बहुत है। अगर कोई बंदा नहीं निकल पाता, किसी की कोई मजबूरी है या वो चार बंदे नहीं निकाल पाता या वो नहीं किसी जगह पहुंच पाता, तो फौरी तौर पर गद्दार डिक्लेयर हो जाता है। तो ये मामला से लोग तंग हैं, लोग चाहते हैं कि अप्रोच तब्दील हो। बैरिस्टर गौहर साहब मैं समझता हूँ कि संभव एक सॉफ्ट अप्रोच के आदमी है, लेकिन जो अप्रोच दूसरे धड़े की है या जो अप्रोच इस वक्त खान साहब की बहनों की है, उस अप्रोच के साथ शायद चीजों को कैरी अच्छा, यहाँ पे हैदर यहाँ पे एक चीज जो है छोटी सी जरा मुझे बताइएगा कि देखिए ये पूरी की पूरी कमेटी जो है, कोर कमेटी कह लें, उनकी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो, उसकी बात कर लूं,
केपी के गवर्नमेंट जो है पूरी की पूरी जो फॉर्म हुई है वो भी, उसकी भी अगर आप बात कर लें, उसके अलावा जो 5 बंदों की इन्होंने अलग से कमेटी बनाई थी, मैं उसकी भी बात कर लें, अगर उसको भी देख लें, तो ये तमाम के तमाम बंदे तो वो हैं जो कि पैटर इन चीफ ने खुद नॉमिनी किए और उनका बाकायदा तौर पे उनका नोटिफिकेशन जारी भी हुआ। तो ये जो बंदे बानी चीफ जो है, बानी तहरीक इंसाफ पैटर इन चीफ ने खुद किए हैं, तो वो गद्दार कैसे हो सकते हैं? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। देखिए, इस हवाले से लोगों का ये कहना है कि खान साहब तक बातें जो पहुंचती हैं वो और अंदाज में पहुंचती हैं। और बाकी देखिए दुरानी साहब, ये बात तो दुरुस्त है ना कि खान साहब के साथ जितने भी लोग लॉयल हों, समहाउ उन लोगों के अपने इंटरेस्ट भी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ठीक। बस यहाँ फिर जितना बोलेंगे उतने चीजें और तरफ जाएंगी। बस ये कि तहरीक इंसाफ को अल्टीमेटली एक सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप करना पड़ेगा, पार्टी में उस टीयर को आगे लाना पड़ेगा जो सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप कर सके। या मैं समझता हूँ कि जो इमरान खान के लॉयलिस्ट हैं, जो लंबा अरसा उनके साथ गुजार चुके हैं, आज देखिए ना, अली मोहम्मद खान जैसे लोगों की जरूरत है फ्रंट फुट पे, शानदाना गुलजार जैसे लोगों की जरूरत है फ्रंट फुट पे, जरताज गुल जैसे लोगों की जरूरत है। लेकिन सही। इन लोगों के होते हुए पार्टी के अंदर जो लोग इस वक्त सामने हैं, ठीक है। उनका पार्टी के अंदर सफर तो बहुत लंबा नहीं बिल्कुल रहा। सही, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हैदर। मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे अब आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। नाजरीन, आज की तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी। हफ्ते के एंड में हमने पूरी कोशिश की कि इस पूरे हफ्ते के दौरान में होने वाले जितने भी इवेंट्स थे हम उनको थोड़ा थोड़ा जो डिस्कस करते रहे और हम उसकी पूरी जो एक डिटेल आपको बता सकें कि जंग कैसे शुरू हुई और खत्म कैसे हुई, और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इश्यूज थे वो शुरू कहाँ से हुए, अब तक जो है किस नहज में पहुंच चुके हैं। यकीनी तौर पे आपको हमारी गुफ्तगू जो है वो अच्छी लगी होगी, आपकी आरा जो है वो हमारे लिए बाइस फख्र होगी, और आपकी जो है पॉइंट्स जो होंगे वो हम यकीनी तौर पे जो है हम चाहेंगे कि आप अपने कमेंट्स में हमें जो है वो अपने पॉइंट्स जरूर बताएं कि हम अपने प्रोग्राम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। आज के हफ्ते के लिए आज का हमारा आखिरी प्रोग्राम था। नेक्स्ट जो है मंडे से इंशाल्लाह 7 बजे सेम चैनल से सेम टाइम आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।